हा काय काढते जिला पुलिस स्टेशन में जो 3 लोग पकड़े गए थे, एक 2 कारपोरेशन के मुलाजिम थे, फैयाज अहमद, खरे और एक सिराज अहमद। तो ये 3 लोगों की बेल एप्लीकेशन मंजूर हुई। ये तीनों आरोपियों की तो इनके एतबार से जो भी डॉक्यूमेंट पुलिसों ने सीज किए, अप्रोप्रिएट किया, कन्फिस्केट किए हुए, उसकी बुनियाद पे तो कहीं नजर नहीं आता कि ये लोगों ने 1014 लोगों के कुछ फॉर्ज या फैब्रिकेटेड, कॉन्कॉक्टेड, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए। सिर्फ इतना नजर आता है कि इन्होंने 2 दाखिले बनाए, उसमें फैयाज अहमद से कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात पुलिसों ने की और नितिन दामू खरे का भी उसमें कुछ सहभाग यानी रोल बताया। उसके अलावा इनकी तरफ से कोई भी रिकवरी डिस्कवरी का पार्ट नहीं था। आज शफीक राणा की जो रखी हुई थी वो आज अपने न्यायाधीश श्री त्रिभुवन साहब ने रिजेक्ट किया हुआ है, उनका जामीन का अर्जी। क्यों रिजेक्ट किया? देखिए, ये जो जामीन का अर्जी है ये दूसरा जामीन का अर्जी है। इसके अव्वल भी एक जामीन का अर्जी रखा गया था और उसके बाद में उन्होंने ये जो अभी का जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनको जमानत मिले, उन्होंने वो बुनियाद के ऊपर रखा हुआ था। उन्होंने घर में बैठ के हाजी अब्दुल रहमान पहलवान साहब को सदर बनाया, कोर्ट ने इसको माना और जुनैद सैयद साहब जो सीईओ है उनकी एप्लीकेशन को, उनके आदेश को कोर्ट ने रद्द किया। हम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बिरादरी में दरार डाली, बिरादरी में नाइत्तेफाकी डाली, बिरादरी को 2 ग्रुपों में बांटा। अगर आपके घर से, आपके मोहल्ले से या आपकी गली से कोई आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 50 साल के दरमियान हो और वो लापता हुआ हो तो बराए मेहरबानी वो तालुका पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करे। किला पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर हुई जिसके ताल्लुक से अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ये बोल रही है कि जो 1044 दाखिले के मामले में तहसील ऑफिस बोलता है कि हमने कोई आदेश नहीं दिया, कारपोरेशन बोलती थी कि हमारे पास आदेश आए, मगर उसके बाद किरीट सुमैया ने दबाव डालकर वो एफआईआर हेल्थ ऑफिसर से करवाई। हमारे लिए अच्छी बात ये हुई कि किला पुलिस स्टेशन में जो 3 लोग पकड़े गए थे, एक 2 कारपोरेशन के मुलाजिम थे, फैयाज अहमद, खरे और एक सिराज अहमद। तो ये 3 लोगों की बेल एप्लीकेशन मंजूर हुई, जिसमें फैयाज अहमद की एडवोकेट अजीम खान की तरफ से रखी गई थी और खरे की जो है हमारे अक्कर साहब की तरफ से रखी गई थी और सिराज अहमद की वासिफ साहब की तरफ से रखी गई थी। हम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से तमाम ही वकला का शुक्रिया अदा करते हैं कि कल धरने में भी पूरी वकला की टीम आई थी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो बेल हुई है ये कहीं ना कहीं मालेगांव शहरियान के लिए और जो लोग जेल में बंद है, ये जिनके ऊपर लटकती तलवार है, उनके लिए खुशाइन बात है कि कानून अपना काम कर रहा है और इंशाअल्लाह बकिया जो लोग बंद है उनके भी आर्ग्यूमेंट करीब करीब कंप्लीट होने में है, इंशाअल्लाह उनकी भी बेल मंजूर होगी। आज शफीक राणा की जो रखी हुई थी वो आज अपने न्यायाधीश श्री त्रिभुवन साहब ने रिजेक्ट किया हुआ है, उनका जामीन का अर्जी। क्यों रिजेक्ट किया? देखिए, ये जो जामीन का अर्जी है ये दूसरा जामीन का अर्जी है। इसके अव्वल भी एक जामीन का अर्जी रखा गया था और उसके बाद में उन्होंने ये जो अभी का जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है वो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनको जमानत मिले, उन्होंने वो बुनियाद के ऊपर रखा हुआ था। उसके अंदर पुलिस का, सरकारी वकील साहब का, श्री पगारे साहब का और हमारा, ये जब तीनों का बहस हुआ था और कानून की बहुत सारी बातों के ऊपर से एट लेंथ बहस हुआ और फिर अपने जो न्यायाधीश साहब है इन्होंने उनका जामीन का अर्जी रिजेक्ट किया हुआ है। और इसमें मेन जो उनका जो अपने आरोपी का जो यहाँ पर उन्होंने जो बेल जो दाखिल किया था वो उन्होंने मेन मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर किया था। तो इसके अंदर सरकारी वकील साहब पगारे साहब ने वो पॉइंट के ऊपर सारे पुलिस पेपर्स बताए और वो पुलिस पेपर्स के अंदर ये जो अपने आरोपी साहब है ये कोऑपरेशन नहीं दे रहे हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। तो ये सारे पुलिस पेपर्स, फिर कुछ कम्युनिकेशंस उन्होंने नासिक जेल अथॉरिटी से भी किया है और ट्रीटमेंट लेने से इनकार करते हैं, ये सारी बातें पक्ष सब रखा था।
और साइमल्टेनियसली दो अभी अपने ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट का और एक केरला हाई कोर्ट के दो जजमेंट साइड किए थे, जिसमें एक भुजबल साहब का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है भुजबल साहब का। तो भुजबल साहब को भी ऐसी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के रिलेटेड और बाकी के उनकी बीमारियों के रिलेटेड उनको जामीन पे छोड़ना, ऐसा उन्होंने वहां पर अर्जी किया था। तो वो सारे जजमेंट्स दाखिल किए थे और वो सारे जजमेंट्स कोर्ट ने पढ़ने के बाद में वही सारी बातें उन्होंने ऑर्डर के अंदर बहुत ही डिटेल में एक ऑर्डर किया हुआ है जज साहब ने। और फिर उसके अंदर दिया हुआ है, जो ऑर्डर है उसके अंदर दिया हुआ है कि इनकी हालत अच्छी है, स्टेबल है, वायरली स्टेबल है, वो दवाई नहीं लेते हैं, वो कॉपरेशन नहीं दे रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। और पेपर जब देखे साहब ने तो उसमें दिखा हुआ भी है कि मेडिकल पेपर्स देखने के बाद में ऐसा दिखता है कि उनको डिस्चार्ज लेने बोल रहे थे, लेकिन वो डिस्चार्ज भी नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद में ये सारी बातों के ऊपर से कोर्ट ने जो उनकी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर का जो मेन ग्राउंड था उनका, तो वो रिजेक्ट किया है। वो कुछ मद्देनजर रखते हुए उनका वो ग्राउंड रिजेक्ट किया है। देखिए, कल जन्म दाखिला मामले में पनस साहब की कोर्ट में आरोपी क्रमांक 2 की तरफ से यानी कि सिराज अहमद रहमतुल्लाह की जानिब से हमने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट पेश किया और हमारे आर्ग्यूमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, हालांकि मेन आर्ग्यूमेंट जो था वो मैंने किया था और उसमें तीनों आरोपियों का शुमार था। एक्यूज नंबर 2 जो सिराज अहमद रहमतुल्लाह, एक्यूज नंबर 3 जो फैयाज अहमद और एक्यूज नंबर 4 जो है वो नितिन दामू खरे, तीनों का शुमार था। मेरे आर्ग्यूमेंट को कोर्ट ने सुनते हुए और हमारे जो एडवोकेट खान साहब हैं, एडवोकेट आरोपी क्रमांक 3 की तरफ से और आरोपी क्रमांक 4 की तरफ से जो अक्कर वकील साहब हैं, इन्होंने हमारे आर्ग्यूमेंट को अडॉप्ट किया। हमने कोर्ट में यही पेश किया कि सिराज, फैयाज और नितिन दामू खरे को पुलिसों ने 8 तारीख को 8:09 पे अरेस्ट किया। उसके बाद 9 तारीख को कोर्ट के सामने पेश किया। पेश करने के बाद उन्होंने 7 दिन की पीसी मांगी, पर कोर्ट ने हमारी बाजू सुनते हुए उनको सिर्फ 1 दिन की पीसी दी और फिर से दूसरे दिन 5 दिन का पीसीआर का ग्राउंड लेके पेश किया और उस दिन कोर्ट ने फिर से 1 ही दिन का उनको पीसी दिया। और तीसरी बार वापस जब पेश किया उस बार भी उन्होंने फिर से पीसी का ग्राउंड मांगा, पर कोर्ट ने उनकी बाजू ना मानते हुए, उनके आर्ग्यूमेंट ना कंसिडर करते हुए उनको एमसीआर में भेजा। कल हमने कोर्ट के सामने बहस की। कोर्ट को मैंने बताया कि सबसे पहली चीज़ अगर इसमें देखी जाए तो सिराज अहमद का जो रोल था वो बस इतना था कि उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो हैदराबाद तेलंगाना से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका जो बेटा है उसका नाम भी शिराज है और उसकी पैदाइश ही हैदराबाद में हुई है, ये पुलिसों ने बताया। उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो पहला बर्थ सर्टिफिकेट हैदराबाद से हासिल किया और दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो मालेगांव कॉरपोरेशन से यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था से उन्होंने हासिल किया। इतना ही रोल उनके खिलाफ में था। हमने कोर्ट को ये भी बताया कि इसमें अभी कोई भी रिकवरी और डिस्कवरी का ग्राउंड बचा नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन का पार्ट बचा नहीं है, कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन बची नहीं है, सिर्फ मेयर चार्जशीट फाइल करनी बाकी है। और जो भी रोल इनके खिलाफ में एट्रीब्यूट हुए हैं, जो जयश्री अविनाश आहिर ने जो एफआईआर दाखिल की थी 16/6/2025 को 1:15 पे, उनका ये कंटेंशन था कि 3044 दाखिलों में से 1014 दाखिले किसी अज्ञात इसम ने, किसी अननोन पर्सन ने बनाकर इस तरीके का एक फ्रॉड किया है कॉरपोरेशन के साथ। तो हमने कोर्ट को ये बताया कि रही बात ये तीनों आरोपियों की, तो इनके एतबार से जो भी डॉक्यूमेंट पुलिसों ने सीज किए, अप्रोप्रिएट किया, कन्फिस्केट किए हुए, उसकी बुनियाद पे तो कहीं नज़र नहीं आता कि ये लोगों ने 1014 लोगों के कुछ फॉर्ज या फैब्रिकेटेड, कॉन्कॉक्टेड, मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए। सिर्फ इतना नज़र आता है कि इन्होंने 2 दाखिले बनाए, उसमें फैयाज अहमद से कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात पुलिसों ने की और नितिन दामू खरे का भी उसमें कुछ सहभाग यानी रोल बताया। उसके अलावा इनकी तरफ से कोई भी रिकवरी डिस्कवरी का पार्ट नहीं था। उसके अलावा जो सेक्शन इसमें लगाए गए थे 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 305 BNS के, ये सेक्शन मद्देनजर रखते हुए 338 में जो पनिशमेंट दी वो अप टू डेट और अप टू 10 ईयर्स बताई गई है। तो ये पनिशमेंट जो है वो ट्रायल के टाइम कंसिडर की जाएगी। इस स्टेज पे ये सब कुछ कंसिडर नहीं किया जा सकता। इस टाइम पे सिर्फ इतना देखा जाएगा कि एक्यूज का प्रेजेंस ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक्यूज की तरफ से कुछ इनको हस्तगत करना है, कुछ उससे कुछ उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी कोई बात नहीं थी।
सिर्फ एक चीज़ अगर देखी जाए इसमें, तो एफआईआर दाखिल करने में अराउंड 6 से 7 महीने का डिले था। 1 नवंबर 2023 से लेकर तो 31 दिसंबर 2024 तक ये मामला चला, जबकि एफआईआर जो है 16/6/2025 को दाखिल हुई। इसमें आरोपी क्रमांक 1 जो है वो 2/7 को अटक हुआ, आरोपी क्रमांक 2 से लेके तो 4 तक जो है वो 8 तारीख को अरेस्ट हुए। तो इनका कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। पुलिसों को सफिशिएंट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी गई थी पूरी तफ्तीश के लिए, पूरी तहकीकात के लिए, पूरी मालूमात हासिल करने के लिए। उसके बावजूद पुलिसों को पूरा टाइम देने के बावजूद कोर्ट ने उनको एनसीआर में भेजा। इसका मतलब अभी पुलिसों का आरोपियों पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा, उनको नासिक सेंट्रल भेजा गया है। तो इस बुनियाद पर कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जामीन मंजूर की। इससे पहले 1 साल पहले जून में हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली साहब को वक्फ बोर्ड ने जो 2 चेंज रिपोर्ट दाखिल हुई थी, जिसमें हमारे डॉक्टर अमानुल्लाह शाह मरहूम की तरफ से एक थी और अब अब्दुल रहमान मासूम अली साहब की तरफ से चेंज रिपोर्ट थी। 2014 से तकरीबन 2 अहवाल पेश किए गए थे वक्फ बोर्ड में, लेकिन वक्फ बोर्ड ने पूरी तहकीकात न करते हुए हाजी अब्दुल रहमान की चेंज रिपोर्ट को मंजूर करते हुए उन्हें सदर डिक्लेयर कर दिया था। उसी के खिलाफ हम शेड्यूल 1 पर मौजूद हमारे काबिल अब्दुल रहमान साहब के तवस्सुस से हमने 3 जजों की बेंचेस वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दावा दाखिल किया, अर्जी दाखिल की कि वक्फ बोर्ड ने जो फैसला दिया वो गलत है, अब्दुल रहमान शाह सदर नहीं है। जैसा कि आदेश में लिखा है 40 पेज के आदेश में कि 3 लोगों ने जो एफिडेविट दिए थे, नोटरी दी थी, ये उस वक्त के नोटरी 10 थे जिन लोगों को सूचना अनुमोदक बनाया गया था हाजी अब्दुल रहमान साहब ने। उन्हीं लोगों ने, सूचना अनुमोदक वालों ने बोले कि ऐसी कोई मीटिंग में हम लोग नहीं थे, ऐसी कोई सूचना अनुमोदक हमने नहीं दी। ये बताने का मतलब ये है कि कोर्ट ने अपने 40 पेज के जजमेंट में इन नामों का जिक्र किया है कि ये एफिडेविट जो दिए गए नोटरी दस्त, इसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, जबकि यही नोटरी दस्त किसी वजह से इन्हीं लोगों से तैयार करके हाजी अब्दुल रहमान पहलवान ने भी दाखिल किए थे कि हमने जो एफिडेविट नहीं दिया। लेकिन कोर्ट ने ये पुराना 2014 का जो नोटरी था इसको एक्सेप्ट करते हुए ये माना कि हाजी अब्दुल रहमान ने ऐसी कोई मीटिंग नहीं ली है, एक ही घर में बैठ करके एफिडेविट के मुताबिक मीटिंग लेकर के खुद को सदर डिक्लेयर किए। और मुख्तार शाह का जिक्र किया गया कि मुख्तार शाह, सरदार शाह ने जो ऑब्जेक्शन दाखिल किया था कि उनका समधी, उनके समधी का भाई, उनके समधी के भांजे, उनके समधी के भतीजे, ये लोग सूचना अनुमोदक पर थे और ये लोगों ने घर में बैठ के हाजी अब्दुल रहमान पहलवान साहब को सदर बनाया। कोर्ट ने इसको माना और जुनैद सैयद साहब जो सीईओ है उनकी एप्लीकेशन को, उनके आदेश को कोर्ट ने रद्द किया। हम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। शेड्यूल 1 पर कोर्ट ने ये, जब उनके वकील ने बहस किया तो हमारे वकील साहब बताया कि किस तरह शेड्यूल 1 के हाजी काबरेट साहब को एक्सेप्ट करते हुए कि शेड्यूल 1 का आदमी आज हयात है और वही आदमी बॉडी चूज सकता है। दूसरी तरह कागज का है, दूसरी तरह पहलवान साहब ने, हाजी अब्दुल रहमान ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें, बहुत से चीज़ें रखी। हमको लोगों ने कहा कि उस वक्त तो जवाब दिया जाए, लेकिन मौका नहीं था, हमने जवाब नहीं दिया। आज मैं आप लोगों को थोड़ा वक्त लूँगा, लेकिन उनकी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मुद्दे से दूंगा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे बुजुर्ग हाजी फतेह मोहम्मद मेरे कोई नहीं है, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ। अगर आपके पास वो उस वक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ठीक है, तो आप मुझसे ले सकते हैं। इसी तरह उन्होंने हम लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कि हम किसी तरह के दबाव में आ जाए। ये वो कारपोरेटर थे, उस वक्त मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका था। ये उन्होंने एक लेटर लगाया कारपोरेशन में कि मेरी वालदा के इंतकाल के बाद उनके परिवार ने उनकी पेंशन वगैरह ली, इसलिए चौकसी होना चाहिए। ये 27/5/2015 को उन्होंने लेटर लगाया। कारपोरेशन ने चौकसी करके जन्नाटेदार तमाचा रसीद करी कि इरशाद बी गफूर शाह के मरने के बाद कोई पेंशन कारपोरेशन ने नहीं दी। ये उसका सर्टिफिकेट है। जब मैं उनके दबाव में नहीं आया तो उन्होंने उनकी तंजीम के नायब सदर हाजी लतीफ़ पहलवान मेमन बारे वाले साहब के ज़रिए
जलगांव की शाह बिरादरी की स्कूल पर जिला कलेक्टर को बोलकर ये इंक्वायरी लगाई। ये 4 पेज की दस्तखत और ये लतीफ पहलवान साहब की दस्तखत से एक एप्लीकेशन दाखिल किया गया, जिस पर इंक्वायरी बैठी और इंक्वायरी मुकम्मल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव की स्कूल में जो शाह बिरादरी की स्कूल है, जो डॉक्टर अमानुल्लाह साहब के ज़ेर सरपरस्ती चलती रही, उस पर कोई भी क्लेम साबित नहीं हुआ, वहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। इसी तरह उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लीडर मौजूद है और कुछ लीडर इस दुनिया से चले गए। उन्होंने बिरादरी में दरार डाली, बिरादरी में ना इत्तेफाकी डाली, बिरादरी को 2 ग्रुपों में बांटा। लेकिन जब अब्दुल रहमान साहब को मालेगांव का मुकामी सदर हाजी सुजात अली साहब को हटा करके नौजवानों की ख्वाहिश पर, शहर की ख्वाहिश पर अब्दुल रहमान मासूम अली को जब सदर बनाया गया था गांव का, तो गांव जिस तरह जलगांव की मुकामी बॉडी जलगांव का स्कूल देखती है, इसी तरह यहाँ की मुकामी बॉडी यहाँ के जमात खाना जो शाह जमात की मिल्कियत है उसको देखती है। इसलिए उनके पास हिसाब किताब था और हिसाब किताब क्लियर था। ये उन्होंने वक्फ बोर्ड में माना, लेकिन हमने बताया कि मुकामी सदर की जिम्मेदारी है, मुकामी सदर रहा करते। उन्होंने दूसरा कहा कि मैंने बिरादरी को बच्चे की तरह एक करा। ये उनका बोलना सरासर झूठ है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हाजी सुजात अली, हाजी फतेह मोहम्मद, डॉक्टर अमानुल्लाह शाह, हत्ता कि उस वक्त जो लोग फाउंडर मेंबर थे, रहमान काबिनेट वगैरह सब, ये लोगों ने 1973 से बिरादरी को एक छोटे पौधे से लगाकर सायेदार दरख्त बनाया। उन्होंने कहा कि मुझे एमएलसी या एमएलए बन जाता, मैं शरद पवार मुझे एमएलसी बना लेता। मैं उनसे कहूँगा कि मरहूम शेख रशीद साहब का शुक्रिया अदा करे कि उन्होंने पीछे के दरवाजे तुम्हें कॉरपोरेटर बना दिया और आपके नाम के आगे साबिक कॉरपोरेटर लग गया। एमएलसी और एमएलए की बात बहुत दूर है। अब्दुल रहमान भाई, आप किसी वार्ड से चुनकर नहीं आ सकते बगैर किसी लीडर के सपोर्ट के। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि शाह बिरादरी को तरक्की से रोका गया। शाह बिरादरी के बेघर लोगों को शासन से घर मिलते, बच्चों की तालीम और तरक्की दी जाती। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे सवाल करना चाहूँगा कि जब 1 साल पहले तुम्हें वक्फ बोर्ड ने सदर मान लिया था, तुम्हारी चेंज रिपोर्ट को कबूल कर लिया था, हम तो कोर्ट में स्टे लेने के लिए गए थे कि हमको स्टे दो कि ये सदर बन के काम ना करे। लेकिन मेहरबान कोर्ट ने जो कागजात देखे, वो कागजात देखने के बाद कोर्ट ने स्टे नहीं दिया और कहा कि ये केस चलने के काबिल, हम इसको चलाएंगे। वो केस 1 साल चला। 1 साल में तुमने बिरादरी के कितने बेघर लोगों को घर दिलाया, कितने बच्चों को वैलिडिटी कराई, कितने बच्चों को मुकामी प्रांत से या महाराष्ट्र के प्रांत और तहसीलदार से तुमने दाखिले दिलाए, ये बिरादरी को बताना चाहिए। कितने बच्चों को तुमने स्कॉलरशिप दिलाई, ये सब तुमने बिरादरी के लोगों को बताना चाहिए। इसी तरह उनका मकसद सिर्फ बिरादरी को जोड़ना नहीं था, ये उनका दावतनामा है जो वक्फ बोर्ड का सदर चुन लेने के बाद उन्होंने ये एक एजेंडा निकाला था। 6/4/2025 को उन्होंने एक मीटिंग जलगांव में रखी थी, लेकिन उसमें टोटल सवालात थे 9, जिसमें 6 नंबर का सवाल भी BY शाह स्कूल जो है जलगांव की, वो स्कूल पर कब्जा करना, वहाँ की मौजूदा बॉडी पर फौजदारी गुनाह दाखिल करना और वो स्कूल ताबे में लेना। जबकि मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड में सिर्फ मस्जिद, मदरसा, दरगाह, खानकाएँ ये वक्फ बोर्ड के मातहत चलती है। स्कूल चैरिटी के बिस्तर के मातहत चलती है। वक्फ का स्कूल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस एजेंडे के रूह से ये उनकी दस्तखत है। इस एजेंडे से साफ जाहिर होता है कि बिरादरी को मुत्तहिद करना, बिरादरी के बच्चों की फलाह बहबूद के काम करना या बिरादरी के बेघरों को घर दिलाना, ऐसा कोई उनका मकसद नहीं रहा। उनका मकसद सिर्फ जलगांव में जारी BY शाह स्कूल जो डॉक्टर अमानुल्लाह शाह की सरपरस्ती में वहाँ के मरहूम अहमद हाजी साहब की सदारत में चलती थी, चलती है और इंशाअल्लाह आखिरी तक चलती रहेगी। उस पर कब्जा करना, किस तरह वो स्कूल उन्होंने, आप वो इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, उसमें कहा है कि जो महाराष्ट्र का सदर रहेगा वही वहाँ का चेयरमैन रहेगा। ऐसा कहीं पर भी बायलॉज में नहीं लिखा है, क्योंकि वो मुकामी लोगों की मिल्कियत है। मुकामी लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से सींच कर उस छोटे से पौधे को सायेदार दरख्त बनाया है। इसी तरह
एक बात उन्होंने कबूल कर ली उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 1973 से 94 तक डॉक्टर अमानुल्लाह शाह सदर थे, 94 से लेकर के 2004 तक हाजी फतेह मोहम्मद साहब थे और 2004 से 14 तक डॉक्टर शौकत थे। लेकिन डॉक्टर शौकत ने 21 की बजाय 23 की चेंज रिपोर्ट दाखिल करी, जो कि हमारे बायलॉज में नहीं था। हमारे बायलॉज में 21 ही था। इसलिए हमारी चेंज रिपोर्ट जो मंजूर होना थी, उनकी चेंज रिपोर्ट मंजूर नहीं हुई डॉक्टर शौकत साहब की, और डॉक्टर अमानुल्लाह शाही सदर रहे 1973 से लेकर आज तक, जिसको हमने कोर्ट में साबित किया कि शेड्यूल वन पे डॉक्टर साहब थे और आज शेड्यूल वन पे कामरेड रहमान शाह साहब हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार और बताऊंगा कि अगर वाकई अब्दुल रहमान मासूम अली साहब बिरादरी की तय हमदर्द है, बिरादरी के बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद है, बिरादरी के बेघर लोगों को लेकर फिक्रमंद है, बिरादरी की गुर्बत को लेकर फिक्रमंद है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे गुजारिश करूंगा कि अब जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आपके जुनैद सैयद साहब के 27 जून के आदेश को रद्द किया, इसका मतलब आप सदर नहीं रहे, तो अब आप खामोश रहिए। अब देखिए कि बिरादरी का किस तरह का फायदा हम लोग करते हैं, क्योंकि एक साल आपको बिरादरी ने भी मौका दिया, वक्फ बोर्ड ने भी मौका दिया, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, उसने भी मौका दिया कि एक साल आप बिरादरी की फलाह बहबूद के काम कर सको। लेकिन आपने बिरादरी की फलाह बहबूद के काम नहीं किए। सिर्फ जलगांव के स्कूल किस तरह कब्जे में आए, वहां के जिम्मेदारों पर किस तरह केस हो और किस तरह हम लोग हरेसमेंट हो, यही अर्जियां तुम करते रहे, जिसका सबूत मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने रख दिया। आज बरोज मंगल 15 जुलाई 2025 मालेगांव शहर में अगर आपके घर से, आपके मोहल्ले से या आपकी गली से कोई आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 50 साल के दरमियान हो और वो लापता हुआ हो, तो बराए मेहरबानी वो तालुका पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करे या तालुका पुलिस स्टेशन में जाकर पवार दादा और पाटिल दादा इनसे मुलाकात करे, क्योंकि कल रात 12 बजे मतलब 14 जुलाई 2025 को घी गांव फाटे के ऊपर एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट के अंदर एक आदमी की मौत हो गई। उसकी मौत कल रात में ही जगह पर हो चुकी थी, इसलिए कि उसके पूरे शरीर के ऊपर से गाड़ी चली गई। उसको पहचानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने फ़ोटो उसका आप लोगों को शेयर नहीं किया। यहाँ तक कि उसके पेट में जितने आज़ा होते हैं वो सब बाहर निकल चुके थे और चेहरा भी उसका नहीं था, सिर्फ कमर से नीचे तक उसके जो पाँव थे वो साबुत थे और उसकी खतना हुई थी। इसलिए उसको हम लोगों ने तालुका पुलिस स्टेशन के पाटिल दादा, पवार दादा और कॉरपोरेशन के जो दादा है, इनकी मदद से आयशा नगर कब्रिस्तान में लाकर अभी असर के टाइम में 4 बजे तदफीन कर दी। हम लोग इसलिए ये वीडियो आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं कि अगर किसी के घर से या किसी के महल्ले से अगर कोई मालेगांव और आसपास के देहात से अगर कोई मुस्लिम नौजवान अगर लापता हुआ हो, तो बराए मेहरबानी वो हम लोगों से राब्ता कायम करे, तालुका पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम करे। आज सुबह उसका पीएम वगैरह करवा कर जो भी कानूनी प्रोसीजर था वो सब करवा कर हम लोगों ने आयशा नगर कब्रिस्तान में डेड बॉडी लाकर हमारे शाबान भाई, मुजाहिद भाई, मुबारक भाई और हमारे सोशल वर्कर अरबाज भाई, फरीद भाई, मास्टर और अलीम वगैरह, ये सब लोगों के साथ मिलकर अभी हमने उनकी तदफीन यहाँ पर कर दी है। हमारा नंबर तो आप लोगों के पास है, फिर भी अगर आप लोगों को जैसे कोई मिसिंग हुआ हो तो आप हम लोगों से राब्ता कायम कर ले, इसलिए कि पहली बात तो ये पता चल जाएगा कि आपका कोई आदमी या भाई या मतलब कोई रिश्तेदार लापता है, तो उसका ऐसा मामला हो गया है, क्योंकि उसके कपड़े तालुका पुलिस स्टेशन के पास रखे हुए हैं। हो सकता है आप उसके कपड़ों की मदद से उसकी पहचान कर सकते हो, तो बराए मेहरबानी आप लोग तालुका पुलिस स्टेशन से या हम लोगों से राब्ता कायम करें। और दूसरी बात ये, अगर उसके बच्चे होंगे तो फिर उसको मैयत का दाखिला हमेशा के लिए लगेगा। तो बराए मेहरबानी मालेगांव शहर से अगर कोई भी ऐसा आदमी लापता हो या मालेगांव आसपास तालुका का या कोई देहात से अगर कोई मुस्लिम आदमी लापता हो, तो वो बराए मेहरबानी हम लोगों से राब्ता कायम करें। शुक्रिया।